इससे पहले हम लोगों ने अनुच्छेद 14 के बारे में प्रीवियस कक्षा में खूब पढ़ा था। फिर 14 के बारे में आशा है कि आप लोगों के लिए अनुच्छेद 14 के बारे में जो पूर्ण जानकारी मिली थी वो आप लोगों के सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयुक्त होगी। अभी हम लोग अनुच्छेद 15 के बारे में पढ़ेंगे। इसमें अनुच्छेद 15 के लिए देखिए, समय होता क्या है कि लोग ऑनलाइन याद कर लेते हैं अनुच्छेद 15 में ऐसा है और समझते हैं कि हमको अनुच्छेद 15 आ गया। भैया ये फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट के क्लासेस में आपको कम से कम 10 दिन देना चाहिए, 15 दिन देना चाहिए। इसमें अगर आप देते हैं, तैयारी करते हैं तो फंडामेंटल राइट के किसी भी कंपटीशन में जाओगे इससे क्वेश्चन आएंगे ही। इसलिए जो संविधान के पॉलिटिक के महत्वपूर्ण यूनिट है, महत्वपूर्ण चैप्टर है, वहां पर समय की पाबंदी मत जाए, योग्यता की पाबंदी में जाए। वहां पर समय आधार नहीं होना चाहिए कि हमने 10 दिन पढ़ा है। आधार तो कभी भी समय होता ही नहीं है कितना पढ़ा है, आपकी योग्यता आधार होती है। तो अनुच्छेद 15 में आप लोगों ने सभी तौर पर पढ़ा है कि धर्म, जाति, जन्म स्थान, लिंग इत्यादि पर किसी भी प्रकार के विभेद या अंतर का निषेध। मतलब राज्य किसी भी प्रकार का अंतर इस आधार पर नहीं करेगा। धर्म, जाति, जन्म स्थान, लिंग इत्यादि, मूल स्थान इत्यादि, इसमें जो आधार बनाए जाते हैं 5। तो यहां पर ध्यान रखना है कि इसमें 5 प्रकार के संवैधानिक अधिक आधार बतलाए गए हैं। लेकिन जब बृहत्तर अर्थ में देखते हैं तो संविधान का जो आशय है कि किसी भी सामाजिक विभेद पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसका आधार यहां पर सेट किया गया है। अब यहां पर 2 तरह की चीजों का आप लोग संविधान की भाषा बड़े में संविधान की भाषा में देखेंगे कि धर्म और जाति यहां आपने लिखा है, धर्म और जाति पढ़ा है। और अनुच्छेद 17 में भी जाति की व्यवस्था है, छुआछूत का। तो यहां पर आप समझेंगे कि यहां पर जाति का व्यापक अर्थ है यहां पर, और अनुच्छेद 17 के अंतर्गत जो जाति वहां पर छुआछूत की बात है, तो वहां पर उसका संदर्भ सिर्फ एससी और एसटी है। वहां पर उसका संदर्भ सिर्फ एससी और एसटी है। वहां पर इस चीज को समझना है। भारतवर्ष में अगर जातियों की संख्या पूछा जाए तो भारतवर्ष में जातिगत जनगणना के तो अभी हाल फिलहाल में कुछ राज्यों में मांग प्रबलता से हो रही है और कुछ राज्यों ने इसके संबंध में आवश्यक कदम उठाए भी है। लेकिन 1901 की जनसंख्या, 1901 में जो जनसंख्या हुई थी वो जाति के आधार पर जनसंख्या हुई थी और उसको प्रमाणिक माना जाता है जाति के संदर्भ में। तो लगभग में उस समय 2832 जातियां अपने देश में अस्तित्व में दिखलाई पड़ी थी। 2832 जातियां, उसमें कई मिश्रित जातियां भी हैं। अगर समाज का प्राचीन काल से जो हमारे यहाँ वर्गीकरण रहा है तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है। लेकिन इसके अंतर्गत कई प्रकार की जातियां एवं उपजातियां इतिहास के कालक्रम में उभरी और कई जातियां आपस में सम्मिश्रित भी होकर के एक नई जातियां भी बनी। तो ये एक ऐतिहासिक तथ्य रहा है। तो अब आप जाति के आधार पर किसी भी प्रकार का अंतर नहीं कर सकता है राज्य, यह प्रावधान अनुच्छेद 15 के तहत में है। और अनुच्छेद 15 के अंतर्गत मुख्यतः 4 प्रकार के उप अनुच्छेद आते हैं। मतलब आपको समझना है 15(1), 15(2), 15(3), 15(4) ये आएंगे। 15(1), 15(2), 15(3) एवं 15(4). क्योंकि परीक्षा में जब आप जाते हैं तो वहां पर सिर्फ अनुच्छेद 15 आपको देखिए, कंपटीशन में जब आप जाते हैं तो आपको दूसरों से बेहतर निकलना है। अनुच्छेद 15 आता है, ये प्रश्न नहीं है आपके पास। अनुच्छेद अगर परीक्षा में 15(1) दे दिया जाए, 15(2) दे दिया जाए, 15(3) दे दिया जाए, 15(4) दे दिया जाए, तो क्या जवाब होगा? तो इन सारे संदर्भ में आज हम लोगों को अध्ययन करना है। अनुच्छेद 15(1) को आप लोगों ने पढ़ा है। इसमें किसी भी प्रकार का सामाजिक विभेद पर भेदभाव का निषेध। अब इसके अंतर्गत जो हम देखेंगे तो सबसे पहला आ जाएगा धर्म, उसके बाद आ जाएगा जाति, उसके बाद आ जाएगा मूल वंश, उसके बाद आ जाएगा जन्म स्थान, मूल वंश और जन्म स्थान। ये जन्म स्थान जो शब्द है ना, ये बड़ी दृष्टिकोण वाला शब्द है। जन्म स्थान
जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव सामाजिक में, अब सामाजिक संदर्भ में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। अब अनुच्छेद 16 में जब हम लोग जाएंगे, पढ़ेंगे उसको, अनुच्छेद 16 में, तो लोक नियोजन में समानता वहां पर तथ्य है, और वहां पर जन्म स्थान के आधार पर दो प्रकार की चीजें आई है, अधिवास और नागरिकता। अधिवास और निवास जिसको कहते हैं। तो आप देखेंगे कि समस्त नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त है, लेकिन राज्यों को लोक नियोजन में विशिष्ट अधिकार अपने राज्य के निवासियों के लिए प्राप्त है, जिसको कि आप व्यावहारिक राजनीति में डोमिसाइल की नीति पढ़ रहे होंगे। व्यावहारिक राजनीति में उसको डोमिसाइल की नीति कहा जाता है। तो डोमिसाइल का मतलब, जैसे बिहार में अगर कोई वैकेंसी निकलती है तो बिहार के नागरिक को ही प्राथमिकता मिलेगी, अन्य जगह के नागरिकों की प्राथमिकता नहीं मिलेगी। एमपी में निकलती, इसमें केस भी आया था जिसको हम पढ़ेंगे, दोषी बना भारत संघ के केस में, इसको पढ़ेंगे हम लोग आज। तो धर्म, जाति, मूल, वंश, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव का निषेध होगा, यह अनुच्छेद 15(1) में वर्णित है। इसको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 15(1) में सामाजिक विभेद के आधार पर भेदभाव का निषेध हो जाएगा। और 15(2) में वर्णित है कि सभी प्रकार के सार्वजनिक स्थलों तक, अब सार्वजनिक स्थलों की बात करेंगे तो आप देखिए सार्वजनिक स्थल क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप लेंगे अस्पताल, लेंगे सार्वजनिक स्थल, अस्पताल लेंगे, नदियां होगी, तीर्थ होंगे, कुएं होंगे, या अब इसके बृहत्तर अर्थ को देखेंगे कि सरकार द्वारा जो वित्त पोषित स्थल है, सरकार द्वारा जो वित्त पोषित स्थल है, अथवा सरकार की योजनाओं के द्वारा जो बना हुआ भवन है या बना हुआ कोई स्थान है, या जहां पर सार्वजनिक अधिकार है, या जहां पर सरकार का स्वामित्व है, तो ऐसे किसी भी स्थान पर सारे लोगों की पहुंच होगी। सभी प्रकार के नागरिकों की पहुंच का मूलाधिकार 15(2) से है। मतलब किसी भी प्रकार का अंतर नहीं किया जाएगा। यह 15(2) की खूबी है कि सार्वजनिक स्थान जितने भी होंगे सब पर किसी भी प्रकार के, सभी प्रकार के भारत में रहने वाले लोगों को वहां पर पहुंचे। यद्यपि राज्य अपने कुछ विशिष्ट इच्छा के तहत विशिष्ट प्रभावकारी शक्तियों के अधीन इस पर प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन वो विशिष्टकारी जो प्रबंध है उसका व्याख्या हम लोग अनुच्छेद 19 के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब इसको देखेंगे 15(2) के अंतर्गत सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये इसका महत्वपूर्ण पहलू रहा। 15(3) में एक और महत्वपूर्ण चीज है, उसको देखेंगे, महिलाओं और बच्चों। अब यहां पर ध्यान रखेंगे, यहां पर कहा जा रहा था कि मूल, वंश, जन्म, जाति, लिंग इत्यादि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। तो महिला लिंग के आधार पर है, और बच्चे की बात करेंगे तो उम्र के आधार पर है, 0 to 5 या 0 to 50 जो भी हो। तो आप इसको देखेंगे तो महिलाओं और बच्चों, लिंग के आधार पर महिला और उम्र के आधार पर बच्चों। तो अनुच्छेद 15 कह रहा है कि किसी भी प्रकार का भेदभाव निषेध नहीं होगा, 15 का 1। लेकिन 15 का 4 कह रहा है, 15 का 3, महिलाओं और बच्चों के कल्याण हेतु राज्य सकारात्मक कदम उठाएगा, सकारात्मक कदम उठा सकता है। अब यहां पर ध्यान रखना है कि सरकार 15(1) के अधीन राज्य को किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता राज्य। तो यहां पर नकारात्मक है, नकारात्मक चीजें, नकारात्मकता से शुरुआत होती है। लेकिन 15(3) में जब हम पहुंचते हैं तो वहां पर नकारात्मकता सकारात्मकता में बदल जाती है, और महिलाओं और बच्चों को विशिष्ट अधिकार मिलने लगते हैं। वर्तमान में भी आप देख रहे होंगे कि बहुत महिलाओं और बच्चों के लिए विशिष्ट अधिकार दिए जा रहे हैं। ऐसा उचित भी है, क्योंकि उसमें आप ऐसा नहीं कह सकते कि उम्र के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। बच्चों के लिए योजनाएं चल रही है तो उम्र के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। लिंग के आधार पर महिलाओं के लिए विशिष्ट प्रावधान किया जा रहा है तो भेदभाव किया जा रहा है,
ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 15(3) इस चीज का अधिकार, इसका जो अधिकार राज्यों को देता है। जब हम अनुच्छेद 15(4) में जाते हैं तो एक महत्वपूर्ण है कि आप देखेंगे कि जाति के आधार पर, तो हमारे समाज में मैंने अभी चर्चा कर दी थी कि लगभग 2832 जातियां हैं, लेकिन जाति, अभी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भी आया था कि जाति में परिवर्तन संभव नहीं है, जातियों की स्थिति जो भी हो। अब जाति में परिवर्तन संभव नहीं, शादी करने के उपरांत जाति में परिवर्तन संभव नहीं है। यह यक्ष प्रश्न होगा कि भारतवर्ष में जाति व्यवस्था को कैसे खत्म किया जाए। यद्यपि इसके कुछ हानिकारक भी परिणाम हमारे सामने में आए हैं, तो आप इसको देखेंगे कि यह एक यक्ष प्रश्न है, लेकिन भारतीय प्रबुद्ध जनता ही आपस में इसका फैसला आसानी से कर लेगी। तो मैं बतला रहा था कि यहाँ पर जाति के आधार पर तो किसी भी प्रकार के अंतर की बात नहीं की गई है। लेकिन एक चीज देखा क्या गया, जो पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं अथवा SC ST के लोग जो है, उनका शैक्षणिक संस्थानों में भी उनकी पहुंच नहीं हो पा रही थी। तो 15(4) के अंतर्गत पिछड़े वर्ग के लोगों को या SC ST के लोगों को, आप विशेष रूप से देखेंगे पिछड़े वर्ग के लोगों को शैक्षणिक संस्थानों में पहुंचने के लिए विशिष्ट प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत आप लोग पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए शैक्षिक पिछड़े वर्ग के लोगों के शैक्षिक स्तर के विकास के लिए राज्य की व्यवस्था की बात की गई है। राज्य की व्यवस्था मतलब 15(4) का संबंध पिछड़े वर्ग के लोगों से है, और 15(5) की जब बात करेंगे तो SC और ST वर्ग के लोगों के लिए है। SC और मतलब ST जो वर्ग है उसके लोगों के लिए सिर्फ शैक्षणिक स्तर के लिए। मैं यहाँ पर आरक्षण की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ ध्यान रखेंगे कि जब आरक्षण से संबंधित अगर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो वह 16(4) में जाते हैं, लेकिन जब उनके लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की बात की जाएगी तो 15(4) और 15(5) में जाता है। तो यहां पर आप लोग कभी गलती नहीं करेंगे। जब आपसे पूछा जाए कि लोक नियोजन में आरक्षण, तो आप इसका जवाब देंगे 16(4), और जब आपसे जवाब पूछा जाए कि शैक्षणिक संस्थान आरक्षण, तो आप वहां पर जवाब देंगे अनुच्छेद 15(4). यहां पर ध्यान रखना है, अगर पिछड़े वर्ग के लिए पूछा जाए तो 15(4), और अगर SC ST के लिए पूछा जाए तो 15(5). तो इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। और जब 15(6) की बात करेंगे तो 15(6) में एक महत्वपूर्ण चीज भी आप लोगों को समझ लेना है कि 15 1 2 3 4 5 आपके पास में हो गया है। 15(6) में जब देखेंगे तो 15(6) में अभी भारतीय संविधान में 103वां संविधान संशोधन जो हुआ था, वह 10% जो आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े लोग हैं उसके लिए 10% रिजर्वेशन की बात की गई थी। अब रिजर्वेशन दो आधारों पर, आरक्षण ये दो आधारों पर होता है, इसको समझ लेना है। शैक्षणिक संस्थाओं में भी होता है और सार्वजनिक जो नियोजन है उसमें भी होता है, जिसको लोक नियोजन बोलते हैं, या सरकार के क्षेत्रों में होता है। ध्यान रखना कि निजी क्षेत्र में किसी भी प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था वर्तमान में नहीं है। जो भी हम लोक नियोजन में समानता के अधिकार की बात करते हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र में ही है, सरकार द्वारा स्वामित्व वाली जो संस्था है उसमें ही है। विशेष रूप से समझ लेंगे कि सरकार की जो वैकेंसी आती है उसमें है, सरकारी से बातचीत। तो 103वें संविधान संशोधन जिसमें 10% रिजर्वेशन, 10% आरक्षण की बात की गई, तो अनुच्छेद 15(6) में। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि कब हुआ था, तो आपको जवाब देना है 2019 में। 2019 में तो 103वें संविधान संशोधन के द्वारा 15(6) ऐड किया गया, जिस 15(6) में 10% रिजर्वेशन, जो व्यक्ति कौन थे, तो गरीबी मतलब आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन की बात की गई थी। समझ गए इसको। अब यहां पर ध्यान रखना है कि BP मंडल साहब का जो रिजर्वेशन था, मंडल आयोग, बड़ा सारा मंडल आयोग की ओर है, वह शैक्षणिक स्तर पर था एवं सामाजिक स्तर पर था। लेकिन अभी जो आरक्षण की घोषणा की गई है, यह 10% आरक्षण 15(6) में जो आता है, यह आर्थिक स्तर पर है। तो यह दोनों को समझ लेना है आप लोगों को। अब इसके बाद हम अनुच्छेद 16 में जाएंगे। ये अनुच्छेद 16 में क्या क्या है, देखिए। अनुच्छेद 16 में बहुत सारी चीजों की चर्चा होने वाली है। आप लोग लगातार देखते रहें, लगातार क्लास में रहें।
और बार बार वीडियो को देखें, ताकि इस एक प्रतियोगिता में जो भी प्रश्न आपके सामने में आते हैं वो प्रश्न आसानी से आपके सामने में आपको सॉल्व हो जाए। आपको यह भी देखें प्रश्नों पर आपकी अच्छी पकड़ हो, आपको ज्यादा वक्त ना लगे, ज्यादा सोचना ना पड़े। अब अनुच्छेद हम लोग 16 की बात करते हैं। अनुच्छेद 16 में अगर सतही तौर पर आप लोग मुझसे पूछा जाए तो सतही तौर पर आप लोग बता देते हैं कि लोक नियोजन में समानता, लोक नियोजन में समानता, लोक नियोजन में समानता, यहां पर ध्यान रखना है, लोक नियोजन में समानता। लेकिन अनुच्छेद 16 के अंतर्गत 6 उप अनुच्छेद है, जिसको 16(1), 16(2), 16(3), 16(4), 16(5), 16(6) कहे लोक नियोजन में समानता के अंतर्गत। अब 16(1) सिर्फ समानता की बात करता है, मतलब लोक नियोजन में भारतवर्ष के, लोक नियोजन में भारत के नागरिकों या नागरिकों, सिर्फ स्पष्ट कर देते हैं, नागरिकों को अवसर की समानता, नागरिकों के लिए अवसर की समानता, नागरिकों के लिए अवसर की समानता। अगर इसका उल्लेख हम सिर्फ यह करेंगे तो 16(1) में आता है। अगर प्रश्न में आपके पास में यह पूछा जाए कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देते हैं यहां पर कि नागरिकों के लोक नियोजन में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में आता है, वहां पर ऑप्शन रहेगा 16 और 16(1। तो आप क्या जवाब देंगे? तो वहां पर जवाब होगा 16(1, नॉट 16, वहां पर जवाब होगा। इसको ध्यान रखना है। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि 16(2) में क्या है उसको देखेंगे तो यहां पर स्पष्ट रूप से दिया गया है 3-4 चीजों को कि धर्म, जाति, जन्म स्थान, लिंग, वंश, वंशक्रम या उद्भव, जो ओरिजिन है, उत्पत्ति, उद्भव इत्यादि के आधार पर, इत्यादि के आधार पर किसी भी प्रकार का विभेद करने का अधिकार राज्य को नहीं। लिंग, वंशक्रम, उद्भव इत्यादि के आधार पर विभेद का निषेध, यहां पर ध्यान रखना है कि धर्म, जाति, जन्म स्थान, लिंग, वंशक्रम, उद्भव इत्यादि के आधार पर किसी भी प्रकार के विभेद का, अवसर की समानता में निषेध, यहां पर यह महत्वपूर्ण है। और जब इस 3 की बात करते हैं, जो अनुच्छेद 16(3) में क्या है, तो वहां पर एक महत्वपूर्ण पहलू आता है कि निवास के स्थान पर, निवास के आधार पर विशेष प्रावधान, इसको ध्यान रखना है, विशेष प्रावधान। अब कभी कभी कुछ ऐसे राज्य आते हैं, कुछ ऐसे राज्य भी अपने संग में हैं जहां पर 2 मिसाल की नीति लागू हो गई। अब 2 मिसाल की नीति का उद्देश्य होता है कि उन राज्यों में उसके जो निवासी हैं उसको ही प्राथमिकता दी जाएगी, वहां के जो निवासी है उसको प्राथमिकता दी जाएगी। अब इसके पक्ष में और विपक्ष में अलग अलग प्रकार के तर्क है, पक्ष में भी तर्क दिए जाते हैं और विपक्ष में भी तर्क दिए जाते हैं। विपक्ष का सबसे प्रबल तर्क यह होता है कि अगर प्रत्येक राज्य अपने ही नागरिकों को प्राथमिकता देगा तो इसका अभिप्राय यह होगा कि राज्यों में क्षेत्रीयता की भावना का विकास हो जाएगा और राष्ट्रीयता की भावना के लिए, राष्ट्र के लिए क्षेत्रीयता का उदय संवैधानिक दृष्टिकोण से और वैधानिक दृष्टिकोण से, जिस दृष्टिकोण से आप कहें, गलत ही माना जाएगा। तो विरोध में एक प्रबल तर्क यह है, और इसके पक्ष में एक प्रबल तर्क यह हो सकता है कि अगर राज्य के निवासियों को प्राथमिकता दी जाती है तो उस राज्य के निवासियों को ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारी दूर हो जाती है, उनकी सेवा में उनको जाने का मौका मिलता है, उस राज्य की जो संस्कृति है उसका संरक्षण होता है। तो इसके पक्ष में भी तर्क दिए जाते हैं और इसके विपक्ष में भी तर्क दिए जाते हैं। प्रायः यह उन राज्यों के लिए चुनौती वाला बन जाता है जिन राज्यों में रोजगार के साधनों का अभाव है, और उन राज्यों के लिए यह आकर्षक बन जाता है जिन राज्यों में औद्योगिक की वृद्धि तो ज्यादा हुई है, जनसंख्या तो अपेक्षाकृत कम है, तो उन राज्यों के लिए चुनौती का मुद्दा बन जाता है। वर्तमान की जो राजनीतिक सच्चाई है, जो राजनीतिक व्यवहार्यता है,
तो वहां पर इस तथ्य के पीछे में इतना ही कहा जाता है कि यह आर्थिक अथवा किसी अन्य अभिकलन पर बहुत कम आधारित है भारत संघ के संदर्भ में, लेकिन यह राजनीतिक नुकसान या राजनीतिक नफे पर ज्यादा आधारित है। कई केसेस इस संदर्भ में आए, हम उनकी चर्चा भी करेंगे कि केसेस क्या क्या थे, हम उनकी चर्चा भी आज करेंगे। लेकिन हम पहले देख लें कि अनुच्छेद 15 जो अनुच्छेद 16(3) है, निवास के आधार पर जो विशेष प्रावधान किया गया उसकी औचित्यता क्या है। अब उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर 2-3 केस की चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इसको हम खत्म कर लें, उसके बाद चर्चा करेंगे। अब 16(4) में एससी और एसटी, इसको ध्यान रखना है। ये 16(4) में एससी, एसटी एवं ओबीसी के लिए विशेष आरक्षण है। एससी, एसटी एवं ओबीसी के लिए विशेष आरक्षण है, के लिए विशेष आरक्षण। अब यहां पर इस टर्म को देखेंगे कि एससी क्या है, इसको शेड्यूल कास्ट कहते हैं, एसटी इसको शेड्यूल ट्राइब्स कहते हैं, और ओबीसी जिसको कि आर्थिक रूप से जिसको कि अन्य पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, जातियों के विशेष अन्य पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। इसके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई, आरक्षण की व्यवस्था की गई। एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण क्यों? पहले एक प्रश्न आपके दिमाग में आएगा, आरक्षण क्यों? आप पहले इसका उत्तर जान लें। सदियों से पीड़ित ये रहे हैं, राष्ट्र की मुख्य धारा में नहीं रहे, जाति के आधार पर हो या सामाजिक दृष्टिकोण से उन्होंने ताना झेला है, और राष्ट्र की उन्हें मुख्य धारा में आना ही चाहिए। यह राष्ट्र सबका है, तो इसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, और यह आरक्षण लगभग में अस्थायी था, आरक्षण अस्थायी था, इसको ध्यान रखना है। लेकिन बीपी सिंह की सरकार में मंडल आयोग को लागू कर दिया गया। विशिष्ट वर्गों के आरक्षण को, विशिष्ट वर्गों को पहचानने के लिए, एससी, एसटी, ओबीसी को पहचानने के लिए कई समितियां जिसमें बड़ी। जब कभी भी हम लोग उस टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसकी चर्चा करेंगे। जो कालेलकर साहब का आयोग से लेकर के यहाँ तक मंडल साहब तक की कमेटियां बनी, और बीपी मंडल की रिपोर्ट को 1990 में उस बीपी मंडल के सिफारिशों को लागू कर दिया गया। एससी, एसटी, इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण केस आया था, उस केस को इंदिरा साहनी केस कहते, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का केस कहते हैं। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का केस कहते हैं। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का केस कहते हैं। उस समय 16(4) के अंतर्गत एससी, एसटी एवं ओबीसी, इस ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन की बात की गई थी। 27% रिजर्वेशन की बात की गई थी। तो इंदिरा साहनी उस समय एक प्रख्यात वकील थे, और इंदिरा साहनी ने इस केस में 27% से अधिक हिस्सेदारी की बात की थी। और इंदिरा साहनी ने भारत संघ के, इंदिरा साहनी और भारत संघ के बीच में एक इस तरह का न्यायिक जिसको कहते हैं कि वाद विवाद था, और उसमें 2-3 चीजें महत्वपूर्ण थी, उसको देखेंगे। सबसे पहली चीज क्या थी कि इसमें 1992 ईस्वी को सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ की केस में 1992 में इसका फैसला आया, इसको ध्यान रखना है। और 1992 में जिसका फैसला आया इंदिरा साहनी केस का, उसमें 9 जज थे उस समूह में। 9 में से यह फैसला 6 और 3 के पक्ष में गया। 6 और 3 के पक्ष में, 6 और 3 मतलब 6 आदमी इस फैसले के समर्थन में थे और 3 इसके विरोध में थे। तो अगर आपसे पूछेंगे कुछ उसमें जोड़ी में कितने लोग थे, कितने जजेस थे, तो आप कहेंगे 9, जिसमें 6 फैसले के पक्ष में थे और 3 विपक्ष में थे। क्योंकि मतों का उल्लेख होता है, फैसले का उल्लेख भी होता है, बहुमत का फैसला वहां पर भी जोड़ी में माना जाता है। तो इंदिरा साहनी के संदर्भ में जो फैसला आया था उसको देखेंगे कि इंदिरा साहनी के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने 27% की सीमा को स्वीकृत किया, आरक्षण को उपयुक्त माना, और 50% आरक्षण की अधिकतम जो सीमा थी, अधिकतम जो हिस्सेदारी 50% थी, उसको तय कर दिया। अब यहां पर आपको इंदिरा साहनी कैसे इस चीज को समझ लेना है कि अपने देश में जो आरक्षण की अधिकतम सीमा थी वो 50% थी। यह फैसला इंदिरा साहनी केस से आया था, यह आप लोगों को समझना है। इंदिरा साहनी केस का जो फैसला आया था 1992 ईस्वी में आया था, इसको समझ लेना है। अब आरक्षण क्यों, किसको?
इंदिरा साहनी के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कई व्याख्या कर दी थी, महत्वपूर्ण बन जाता है। यह सर्वोच्च न्यायालय के समानता सिद्धांत और संविधान के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था को देखना है आरक्षण के संदर्भ में, तो इंदिरा साहनी के केस में है। इंदिरा साहनी के केस में सर्वोच्च न्यायालय, आप लोगों ने नोट कर लिया है, इंदिरा साहनी के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण व्यवस्था की थी कि चूंकि यह सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े वर्ग के लिए है, तो शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े वर्ग के लिए है, तो एक क्रीमी लेयर की व्याख्या की जाए। क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर शब्द गढ़ा था, और क्रीमी लेयर का मतलब होता है कि जो इस लेयर से ऊपर के लोग हैं उन्हें आरक्षण का फायदा ना मिले। इस क्रीमी लेयर का आधार क्या होगा? क्रीमी लेयर के लिए आय को आधार माना जाए या शिक्षा को आधार माना जाए, या कार्यपालिका पर छोड़ दिया गया था। लेकिन इंदिरा साहनी केस में ही अगर आप लोगों से पूछा जाए तो क्रीमी लेयर का कंसेप्ट कब से आया, क्रीमी लेयर की संकल्पना कब से आई सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, तो आप लोगों का जवाब होगा इंदिरा साहनी केस से। अब यहां पर दो तरह की चीजें और भी देखेंगे जिसको महत्वपूर्ण रूप से देखा गया कि जाति के आधार पर आरक्षण, इसको स्वीकार कब से किया गया, जाति के आधार पर आरक्षण। तो अब देखेंगे भारतवर्ष में, मैंने अभी स्पष्ट रूप से कहा था कि आरक्षण का आधार सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़ापन, लेकिन सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़ापन के रूप में एक आधार जाति है। तो जाति के आधार पर आरक्षण अप्रत्यक्ष रूप से इंदिरा साहनी केस से पिछले दरवाजे से होता है। आरक्षण का आधार सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़ापन था, लेकिन जाति के आधार पर इसकी पहचान हो पा रही थी क्योंकि अधिकांश अग्रणी जातियों के अधिकांश जो कहा जाए तो उसमें से शैक्षणिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, दोनों से प्रमुख माने जाते हैं। आज भी अगर आप डाटा निकाल करके देखोगे तो आज भी जो आईएएस और आईपीएस के जो सीट्स हैं एससी एसटी के लिए खाली ही चल रहे हैं। तो इस तरह की चीजें आई थी। बाद में आप लोग इस केस में एक चीज और देखेंगे, इसमें एक महत्वपूर्ण आया कि इंदिरा साहनी केस में जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था, इस निर्णय के आधार पर एक और संवैधानिक संशोधन अधिनियम आया है, या इसको पढ़ सकते हैं संविधान संशोधन अधिनियम 1995। संविधान संशोधन अधिनियम 1995। क्योंकि मैंने कहा कि उससे पहले इंदिरा साहनी केस में फैसला सर्वोच्च न्यायालय का आया था, तो संविधान संशोधन अधिनियम जो 77वां था उसके द्वारा, 77वां संशोधन अधिनियम, इसके द्वारा आरक्षण की जो स्थिति थी उसको अस्पष्ट कर दिया गया। आरक्षण की स्थिति को अस्पष्ट कर दिया गया। अब दो महत्वपूर्ण मुद्दे बचे जिस पर भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब आरक्षण के आधार पर कुल मुद्दे को समझेंगे तो क्रीमी लेयर की व्याख्या तो आप लोगों ने समझ लिया कि क्रीमी लेयर की व्याख्या कहां से हुई। अब उसके बाद आता है कि क्या प्रोन्नति में अधिकार, प्रमोशन में अधिकार रिजर्वेशन के लोगों को मिलेगा। प्रमोशन जब हो रहा है, प्रोन्नति जब होती है, तो सर्वोच्च न्यायालय के कुछ वर्डिक्ट ऐसे आए जिसने साबित कर दिया गया कि आरक्षण के अधिकार का उपयोग सिर्फ एक बार किया जा सकता है, दो बार नहीं किया जा सकता है। तो प्रमोशन में आरक्षण के अधिकार को अप्रतिबंधित किया गया। प्रमोशन में ऐसे यद्यपि कुछ राज्यों के लिए विशिष्ट प्रावधान राज्यों ने अपने अपने ढंग से बनाया है। अब इस अनुच्छेद 15 को आप लोगों ने पूरा देख लिया, 16 को भी आप लोगों ने देख लिया है। तो 16 के 4 तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब 16 के 4 के बाद हम लोग 16 के 5 को पढ़ेंगे। अनुच्छेद 16 के 5 में महत्वपूर्ण चीज के आधार पर क्या है कि अनुच्छेद 16(5) की मैं बात कर रहा हूं, तो 16 के 4 में तो आप लोगों ने रिजर्वेशन के संदर्भ में पढ़ा है। 16 के 5 में अगर आप देखेंगे तो धर्म के आधार पर या धार्मिक जब किसी भी प्रकार का प्रबंधन होगा तो कुछ विशेष धर्म वाले को ही रखा जाएगा। मतलब धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कार्यों के संदर्भ में होगी, यहां पर समझना है। धर्म के आधार पर धार्मिक कार्यों
धार्मिक कार्यों में अवसर पर विभेद, अवसरों की संख्या में विभेद, अवसरों की संख्या में विभेद। मतलब यहां पर ध्यान रखना है कि अगर किसी धर्म विशेष का कोई कार्य हो तो उसमें अन्य धर्म के लोगों को अगर रख दिया जाएगा तो परिणाम उपयुक्त नहीं होंगे। इसके आधार पर, धार्मिक आधार पर भेदभाव सकारात्मक दृष्टिकोण से, इसको भेदभाव नहीं कहेंगे बल्कि नागरिकों में समावेशी दृष्टिकोण का विकास कहेंगे या धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा कहेंगे अथवा जो धार्मिक की स्वतंत्रता का अधिकार है उसका अनुपूरक आधार इसको कहेंगे, अनुच्छेद 16(5) के अंतर्गत। फिर हम अनुच्छेद 16(6) में चलते हैं। तो अनुच्छेद 16(6) में क्या है? तो अनुच्छेद 16(6) के अंतर्गत संविधान के 103वां संशोधन अधिनियम को रखा गया है। संविधान के 103वां संशोधन अधिनियम से आप जानते हैं कि जो आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए लोग थे, आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए लोग, उसके लिए 10% रिजर्वेशन की बात की गई है। अनुच्छेद 16(6) के अंतर्गत तो यह संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम को रखा गया है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि 103वां संविधान संशोधन कब हुआ तो आपका जवाब होगा कि यह 2019 में हुआ। तो आशा है कि आप लोगों ने आज 15 और 16 को पूरा पढ़ा है और उसके बाद आप लोग इस तीनों मौलिक अधिकार के अंतर्गत तीनों ही अनुच्छेद को पढ़ते रहें, इससे प्रश्न आने की संभावना है। अब कल हम लोग क्लासेस में देखेंगे अनुच्छेद 17 और 18, अनुच्छेद 17 और 18। उसके बाद स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या भी करेंगे।